नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसमें एक कन्वर्टर जैसे पूछेगा कि एनालॉग और डिजिटल का एडीसी और डीएसी, इसको इंट्रोडक्शन पूछेगा, उसको डिफ़ाइन करेंगे और किसी एक कन्वर्टर का फिगर बना करके उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है। तो जब डीएसी हमने पढ़ा दिया तो उसमें से डीएसी में कई टाइप के कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में 2 दिया है लेकिन मैंने एक ही पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ के जाइए। पूछे कोई भी, आपको लिख कर वही आना है, ठीक है। और बाकी कन्वर्टर को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। बाकी जो कन्वर्टर पढ़ के जा रहे हैं उसको लिख कर आएंगे, आपको एकदम फुल नंबर मिलेगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, बस कन्वर्टर आपको जानना है कि क्या है। वैसे तो बहुत सारे टाइप के कन्वर्टर्स होते हैं। अभी जो हम आपको एडीसी पढ़ा रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अब आपके सिलेबस में दिया है काउंटर टाइप, ठीक है। काउंटर टाइप दिया है और एक दिया है आपका, बता रहा हूँ, एक काउंटर टाइप है और एक आपका है जो है सक्सेसिव टाइप, ठीक है। एक सक्सेसिव टाइप दिया है और एक काउंटर टाइप दिया है। तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ाने की, जो सबसे एडवांस वर्जन है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब एडीसी अगर पूछ रहा है तो एडीसी को डिफाइन करके इस कन्वर्टर का फिगर बना करके उसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। आपको एकदम फुल नंबर वो देगा, एक भी नंबर की कटौती नहीं करेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पेपर आपका नज़दीक आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें अपने टेक्निकल से रिलेटेड चीज़ें आपको लिख कर आना है। कॉपी को, क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को करके आना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर भी सभी आंसर कायदे से चेक नहीं करते हैं, तो लिखा लिखा देखेंगे तो जल्दी जल्दी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। दूसरा लिखने का क्या तरीका है कि जैसे एक क्वेश्चन का आंसर अगर लिखते लिखते जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस पेज को वहीं पर छोड़ दीजिए, एक नया पेज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आप किसी पेज पर लिख रहे हैं, और वो चाहे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, जो भी है, 3 पेज का आंसर आपको नहीं लिखना है। तो किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आप लिख रहे हैं तो मान लीजिए जिस पेज पे वो आंसर ख़त्म हो रहा है उस पेज को तुरंत ख़त्म वहीं पर छोड़ दीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे वो नए पेज से लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, नए पेज से लिखेंगे और फिर वो जो है क्वेश्चन का आंसर जहाँ पर समाप्त होता है उस पेज को वहीं पर छोड़ दीजिए, फिर नए पेज पर आ जाइए। तो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है हमेशा उसको नए पेज पर लिखिए, ठीक है। तो नए पेज पे लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नए पेज पे लिखेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन एग्जामिनर के नज़र में आएगा और सबकी नंबरिंग करेगा। और मान लीजिए क्या होता है कि जैसे एक ही पेज पर लोग 3 क्वेश्चन का आंसर लिख दिए, तो उससे क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन पे नंबर मान लीजिए दे देगा और तीसरा क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो जल्दी जल्दी कॉपी जचती है, ठीक है। कॉपी जो है तेज़ी के साथ जचती है। तो मान लीजिए एक आध तो उत्तर जो है उससे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, उस पर नंबरिंग नहीं कर पाएगा, तो आपका नंबर कम मिलेगा। तो इस वजह से एक क्वेश्चन जिस पेज पे लिख रहे हैं, अगर उस पेज पर ही क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है तो उस पेज को वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। भले ही चाहे कितना भी क्यों ना बचा हो। जैसे मान लीजिए एक पेज है हमारा, ठीक है, इतना बड़ा पेज है। अब यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में हो गया। अब इतना छूट गया है, तो इतना अगर छूट गया है ना तो इतना आप पूरा छोड़ दीजिए। अब दूसरे पेज पर आ जाइए, दूसरे नए पेज पर आ जाइए, ठीक है। दूसरे नए पेज पर आइए और इस पर नया उत्तर लिखिए, कोई नए क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो जहाँ पे समाप्त होता है क्वेश्चन का आंसर वहीं पर छोड़ करके नए पेज पर आपको आ जाना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में। जो लोग छोड़ते हैं बहुत गलत काम करते हैं, ठीक है। उसमें आपको लिख कर आना है, क्योंकि लिखने का नंबर मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें उसमें क्या करना है, लिख करके आना है। अगर वो देख भी लेगा अच्छे तरीके से तब भी आपको 2 या 3 नंबर आपको मतलब दे ही देगा। ऐसा इसलिए दे देगा क्योंकि लड़का लिखा तो है कुछ न कुछ, ठीक है। वो भी अच्छी चीज़ें लिखना है, टेक्निकल से रिलेटेड लिखना है, अच्छे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें लिखना है।
हाँ, टेक्निकल के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप उस चीज़ को उसमें लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को करके आना है, ठीक है। तो ये पास होने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और आप ही सोचिए कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर क्या करेंगे, बल्कि लिख कर आएंगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, गलत चीज़ें उसमें ना लिखिए, ताकि अगर एग्ज़ाम की नज़र उस पर पड़ जाए तो उस कंडीशन में, नज़र तो जल्दी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर नज़र पड़ गई तो गलत चीज़ें लिखी होंगी तो आप जो सही किए होंगे वो भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत कम नंबर वो दे देगा। तो इस वजह से लिख कर आइए, टेक्निकल सी चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें को ही लिख कर आइए, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब था। तो इससे पास होने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर नहीं भी आपको आ रहा है तो लिखना आना चाहिए, बस ये जान लीजिए, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फ्लैश एडीसी या पैरेलल कंपैरेटर एडीसी, ठीक है। फ्लैश एडीसी, फ्लैश मतलब तेज से रिलेटेड है, फ्लैश एडीसी या पैरेलल कंपैरेटर एडीसी, ठीक। तो फ्लैश यानी बहुत तेज़ी से, फ्लैश का मतलब फ्लैश यानी बहुत तेज़ी से, कामा इस एडीसी की स्पीड फास्टेस्ट होती है। ये जो हम अभी आपको एडीसी पढ़ा रहे हैं इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़ होती है, ठीक है, जितने भी कन्वर्टर हैं। 3 बिट फ्लैश कन्वर्टर का सर्किट रिप्रेजेंट है, ये 3 बिट फ्लैश कन्वर्टर है, इसका सर्किट क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। फ्लैश कन्वर्टर 3 बिट टू 8 बिट में अवेलेबल होते हैं। जो फ्लैश कन्वर्टर होते हैं वो 3 बिट में भी अवेलेबल होते हैं और 8 बिट में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर 8 बिट को समझना है तो पहले 3 बिट को हम अच्छे तरीके से समझ लें, तो उसी की कार्यप्रणाली को 8 बिट वाले में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किंतु 3 बिट फ्लैश कन्वर्टर की कार्यप्रणाली समझने के बाद उसे अधिक बिट वाले कन्वर्टर पर लागू कर सकते हैं। कह रहा है कि जो हमारा ये वाला कन्वर्टर है वो 3 बिट से लेकर के 8 बिट तक अवेलेबल है। तो कह रहा है कि जैसे अगर अधिक बिट वाले कन्वर्टर की कार्यप्रणाली को समझना है तो आप पहले 3 बिट वाले कन्वर्टर की कार्यप्रणाली को समझ लीजिए और उसी कार्यप्रणाली को 8 बिट वाले या उससे कम वाले पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बात वही रहेगी, ठीक है। बैटरी डाउन हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से पढ़ा के ख़त्म करूँ। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया, लागू कर सकते हैं, हो गया। चित्र रिप्रेजेंट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट प्रत्येक कंपैरेटर हेतु वोल्टेज रेफरेंस सेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा है, देखो, जिसमें रेजिस्टेंस लगा है सीधा, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ये हमारा कंपैरेटर है, ये सब क्या है, कंपैरेटर है, जिसमें प्लस और माइनस है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यहाँ पे ये कंपैरेटर बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्लस है, प्लस को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, माइनस को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिवाइडर लगा है हमारा, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल डिवाइडर किससे जुड़ा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा है। और जो एनालॉग वोल्टेज है हमारा, इसको किससे जोड़ा गया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ा गया है, ठीक है। और ये इसका आउटपुट है और यहाँ पर एक इनकोडर लगाया गया है। तो इनकोडर में कई सारे इनपुट होते हैं और कम ही आउटपुट होते हैं, ठीक है। इनकोडर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो जानते हैं, उसके बारे में हमको अभी नहीं समझाना है। तो इनकोडर यहाँ पर लिखा है, प्रायोरिटी इनकोडर। ये कंपैरेटर है जिसे आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, प्लस और माइनस होता है उसमें। प्लस को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, माइनस को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा एनालॉग वोल्टेज है ये किस पर अप्लाई है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई है। तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट कंपैरेटर के आउटपुट पर मिलता है वो इनकोडर के इनपुट पे जाता है और इनकोडर आउटपुट डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, देता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा है, चित्र रिप्रेजेंट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट प्रत्येक कंपैरेटर हेतु वोल्टेज रेफरेंस सेट करता है। जी, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है ना, प्रत्येक कंपैरेटर के लिए वोल्टेज रेफरेंस क्या करता है, ये सेट करता है, ठीक है। और चित्र में वोल्टेज के 7 लेवल रिप्रेजेंट हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 7 वोल्ट। 7 वोल्ट रेंज देखिए, ये आपका 8 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट, ठीक है, 7 वोल्ट है कि है,
7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट है। इन रिफरेंस वोल्टेज में से प्रत्येक को कंपैरेटर की इनपुट पर अप्लाई किया जाता है। कंपैरेटर की इनपुट पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। कंपैरेटर की दूसरी इनपुट पर एनालॉग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। मतलब एक इनपुट पर रिफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, दूसरी पर एनालॉग वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिवाइडर के माध्यम से जो इनपुट जा रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है, और जो एनालॉग जाएगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि प्लस से जाएगा और माइनस से हमारा ये रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है। अतः जिन कंपैरेटर की थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनपुट एनालॉग वोल्टेज से कम होगी उनकी आउटपुट हाई रहेगी, तथा जिन कंपैरेटर की थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनपुट एनालॉग वोल्टेज से अधिक होगी उनकी आउटपुट क्या रहेगी, लो रहेगी। ठीक है, एनालॉग जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, कंपैरेटर है, इसका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। अब ये जो वोल्टेज है हमारा ना, ये सब क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट। ठीक है, और ये कंपैरेटर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो ये कह रहा है कि ये जो एनालॉग वोल्टेज है, यहाँ पर एनालॉग हम देंगे, यहाँ पर क्या देंगे आपका, एनालॉग। एनालॉग को हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एनालॉग देंगे। तो कह रहा है कि जिन कंपैरेटर की थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनपुट एनालॉग वोल्टेज से कम होगी, इस वोल्टेज से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो उसकी आउटपुट क्या रहेगी, हाई रहेगी। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल दे रहे हैं, तथा जिन कंपैरेटर की थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनपुट एनालॉग वोल्टेज से अधिक होगी तो उनकी आउटपुट क्या होगी, लो होगी। क्योंकि एनालॉग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर तथा थ्रेशोल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जुड़ा है। ये जो हमारा वोल्टेज है ये किससे कनेक्ट है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से, और एनालॉग हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसमें सर्किट है, आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा करके आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी लो हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल इनपुट, जैसे इनपुट पर यहाँ पर एनालॉग पर जो है अगर 4.2 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं एनालॉग पर। ठीक है, एनालॉग पर 4.2 वोल्ट होने पर C1, C2, C3, C4 की आउटपुट हाई रहेगी। C1, C2, C3, C4 की आउटपुट क्या रहेगी, हाई रहेगी। क्यों, क्योंकि ये एनालॉग वोल्टेज 4.2 वोल्ट है, और 4.2 वोल्ट से वाला रिफरेंस वोल्टेज, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, कम है। तो ये चारों हमारे हाई रहेंगे और ये तीनों हमारे क्या रहेंगे, लो रहेंगे। ठीक है, ये वाला। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर इसके यहाँ पर जो लिखा है उसी के अनुसार यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, 4.2 वोल्ट होने से इतना C1 से C4 की आउटपुट हाई होगी, व C5, C6, C7 की आउटपुट हमारी क्या होगी, लो होगी। क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है एनालॉग वोल्टेज से क्या है, ज़्यादा है। देखिए 5, 6, 7, 4.2 से क्या है, ज़्यादा है, तो लो रहेगा, और ये क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, कंपैरेटर के आउटपुट को एक प्रायोरिटी इनकोडर दिया जाता है, इनकोडर को दिया जाता है, जिसकी ट्रुथ टेबल प्रदर्शित की गई है। इसमें आउटपुट 100 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटपुट कंपैरेटर का आउटपुट है वो किसको दिया जा रहा है, प्रायोरिटी इनकोडर को दिया जा रहा है, और इनकोडर उसे जो है डिजिटल फॉर्म में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। देखिए कंपैरेटर आउटपुट, तो कंपैरेटर आउटपुट क्या है आपका, C1, C2, C3, C4, C6, C7। ठीक है, ये सब आपका आउटपुट है। CBA और CBA ये हमारा क्या है, डिजिटल आउटपुट है। ठीक है, ये LSB है और ये क्या है, MSB है। तो अब आप सोचिए यहाँ पे